हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अरसलान चीमा साहब ने मैसेज किया था कि जो पाकिस्तान है वो रेड लिस्ट में है, रेड लिस्ट कंट्री में है। तो क्या इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान नर्सेज यूके में जॉब नहीं मिल सकती या एनएचएस में काम नहीं कर सकती। सो दिस इज द वीडियो वी आर गोइंग टू डू टुडे। इसमें सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे कि जो है रेड लिस्ट कंट्रीज के लोग हैं वो कैसे इधर यूके में आ सकते हैं और क्या प्रोसेस है यूके में आने का। अगर आप रेड लिस्ट कंट्री में हो, अगर आप नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, गाना, नाइजीरिया से हो तो क्या प्रोसेस है इधर आने का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो कि आना चाहते हैं यूके में। ठीक है, तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, माय नेम इज साइमा नदीम, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं यूके में काम करती हूँ एज अ नर्स। तो मेरा जो एम है वो आप लोगों को अवेयरनेस देना है, इंफॉर्मेशन देना है कि पाकिस्तान से, इंडिया से, हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं यहाँ से आप यूके में कैसे आ सकते हो। और मेरा मकसद है कि आपके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो जो अवेयरनेस फैलाना, यही हमारा मोटो है इस चैनल का। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड लग रहे हैं या आप नर्स हो, डॉक्टर हो, यहाँ पे आना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जो है बात करते हैं अगर हम रेड लिस्ट की, तो अगर सोचा जाए कि हम रेड लिस्ट में क्यों है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये रेड लिस्ट में क्यों है, क्योंकि जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इंग्लैंड की जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है, उनका कहना है कि इन कंट्रीज में इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से नर्सेज पूरी नहीं है। अब इनकी रेशो क्या इन्होंने रखी है कि 48.6 नर्सेज होने चाहिए 10,000 पॉपुलेशन के लिए। 10,000 पॉपुलेशन के लिए 48.6 नर्सेज होनी चाहिए, जो कि क्राइटेरिया पाकिस्तान मीट नहीं कर रहा। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं, सोच रहे हैं कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में क्यों है, तो यही वजह है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान में हैं तो आप कहीं भी जाके जॉब, आप यूके में जाके जॉब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसके लिए भी अगर आपने यहाँ पे आके NHS में जॉब करनी है या प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करनी है या नर्सिंग केयर होम में जॉब करनी है, तो मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। उठ गया जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ बेबी उठ जाता है, सो प्लीज फॉरगिव मी। मुझे नहीं पता इसको कैसे पता चलता है कि मम्मा क्या सोच रही हैं और मम्मा क्या करने वाली हैं। तो जैसे ही मैं रेडी होती हूँ वीडियो के लिए, कैमरा, ट्राइपॉड सब कुछ रेडी रखती हूँ, तो बेबी उठ जाता है। सो बेयर विद मी गाइस, ओके। गुस्से से देख रहा मेरी तरफ। आई एम सॉरी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे रेड लिस्ट कंट्रीज की। तो अगर आप रेड लिस्ट कंट्री में हैं, पाकिस्तान से या बांग्लादेश, नेपाल से रेड लिस्ट में हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो मैंने अरसलान चीमा ने मुझसे पूछा कि NHS में कैसे जॉब कर सकते हैं पाकिस्तानी नर्सेज, तो जो इसका रिप्लाई यही है। मैंने कल अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसके थ्रू मैं आई थी, जो कि हमारी हॉस्पिटल की है, मैंने उनको मैसेज किया। मैंने उनसे पूछा कि जो है आप पाकिस्तान से, आर यू स्टिल रिक्रूटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो कह रही है कि नहीं, पाकिस्तान से हम रिक्रूट नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान रेड लिस्ट में है। और उसने मुझे उसका लिंक भी सेंड किया, कोड ऑफ प्रैक्टिस इंग्लैंड का, कि क्यों पाकिस्तान से हम हायर नहीं कर रहे, रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे। तो अगर आप वो आर्टिकल रीड करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब जो प्रोसेस है, जो रेड लिस्ट में अगर आप हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपने जो है गूगल करना है NHS जॉब, N एज नैन्सी, होटल सियारा, NHS जॉब्स। ओके, तो उस पे जाके आपने लॉगिन बनाना है अपना, क्रिएट अकाउंट कर लें। अगर आपने पहली दफ़ा उसको वेबसाइट को खोल रहे हो तो क्रिएट अकाउंट करें। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने यूके जाना है तो कौन से एरिया में जाना है। आपने लंदन जाना है, बर्मिंघम जाना है, मैनचेस्टर जाना है या पोर्ट्समाउथ जाना है। ठीक है, तो उस एरिया को आपने सिलेक्ट करना है।
वो एरिया सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, नर्स जॉब करना चाहते हो, डॉक्टर करना चाहते हो, हेल्थ केयर करना चाहते हो। तो ये जो है कीवर्ड्स आपने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख देने हैं और सर्च करने हैं। ठीक है, सर्च करेंगे तो उसकी आपके पास जो भी जिस हॉस्पिटल में भी उस एरिया में वैकेंसीज होंगी उसमें पॉपअप हो जाएंगी। जब वैकेंसीज शो होंगी तो आप उसमें जाके अपनी एप्लीकेशन दो, ऑनलाइन अप्लाई करो। अप्लाई करते हो इसका ये मतलब है कि डायरेक्टली आपकी सीवी जो है वो, उसका फॉर्म बहुत ज़्यादा लंबा है एनएचएस का। ठीक है, आप उसको एक दफ़ा फिल करो, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से उसको फिल कर दो और साथ सेव करते जाओ। ठीक है, आप सेव कर लोगे एक दफ़ा तो आपको बार बार वो दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा ही आप सेव कर दो, डेली वहां से वैकेंसीज चेक करो और लास्ट पे ऑप्शन आती है अप्लाई, तो अप्लाई कर दो। ठीक है, आप डेली उसमें जाओ, डेली उस पर उसकी अपडेट चेक करो कि कोई आपको मैसेज तो नहीं आया एचआर से या किसी उस वैकेंसी के हिसाब से कोई रिप्लाई तो नहीं आया। उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाती है। अब आपने करना क्या, आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपने डेली उधर जाना है, उसी वेबसाइट पे एनएचएस जॉब पे डेली जाना है और डेली वैकेंसीज देनी है, देखनी है, और देख के तो जितनी ज्यादा हो सके आपने अप्लाई करना है। ट्रस्ट में गाइस, यहाँ पे जो है नर्सिस की, डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर की शॉर्टेज बहुत 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 ज्यादा है। दूसरी बात जो है, नर्सिस स्ट्राइक कर रही हैं थोड़ी बहुत, कब कब जो उसकी डेट्स हैं वो स्ट्राइक पे जाती हैं, उसकी वजह से भी जो है बर्डन बहुत ज्यादा है। और सेकेंडली क्रिटिकल इंसिडेंट बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट का क्या मतलब होता है कि बेड्स अवेलेबल नहीं होते, इमरजेंसी में पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है। पेशेंट लोड भी इसी वजह से ज्यादा होता है कि स्टाफ शॉर्टेज है। स्टाफ शॉर्टेज की इनडायरेक्टली ये भी होता है कि हमारे एक वार्ड से दूसरी वार्ड्स में बहुत ज्यादा मूव किया जाता है। सो देर इज नथिंग टू वरी। अगर आप रेड लिस्ट कंट्री में हो तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन जॉब्स पे, एनएचएस जॉब्स पे, और इंडीड पे भी बहुत दफा वैकेंसीज आती हैं, आप वहां पे भी दे सकते हो। और एक और मैं बेस्ट टिप आपको देना चाहूंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया, हमने एनएचएस जॉब में जाके वहां पे भी सारे हॉस्पिटल्स की वैकेंसीज आती हैं, आपको 1 बाय 1 हॉस्पिटल सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनएचएस जॉब में हर एक हॉस्पिटल की वैकेंसी आती है। अगर मैं लंदन का सिलेक्ट करती हूँ तो लंदन के जितने भी हॉस्पिटल होंगे एनएचएस जॉब्स पे उसकी वैकेंसीज आएंगी। अगर मैं पोर्ट्समूथ का सिलेक्ट करती हूँ तो हैम्पशायर का जितना भी एरिया कवर होता है उसमें सारी वैकेंसीज एनएचएस जॉब्स पे आएंगी। ठीक है, जस्ट मेक इट क्लियर। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लेट्स से कि आप लंदन जाना चाहते हैं तो आपने सिलेक्ट किया हॉस्पिटल, आप एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, आपको हॉस्पिटल का नाम पता है या आपका कोई रिलेटिव उधर रहता है जो उधर काम करता है या करती है, तो आप उसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो फिर आपको उस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाके उसका नाम सिलेक्ट करके ऑब्वियसली फिर ही हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाओगे। तो हॉस्पिटल का आपने सर्च करना है। लेट्स से आप जाना चाहते हो रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल लंदन, ठीक है, उसका नाम लिखो रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल लंदन। तो जो कॉन्टैक्ट अस उनका जो वेबसाइट पे होता है ना, उसमें एचआर का ईमेल आईडी होता है, तो वो ईमेल आईडी आपने लेना है, उस ईमेल आईडी पे अपनी सीवी सेंड करनी है अगर आप स्पेशली इसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो। अदरवाइज यू कैन अप्लाई ऑन एनएचएस जॉब्स। ओके, तो अगर उस पे आप ईमेल आईडी ले लो, ठीक है, उस पे अपनी सीवी सेंड करो, उसमें लिख दो ईमेल पे कि मैं नर्स हूँ, मेरा क्या प्रोसेस कहाँ तक हो गया है और कहाँ तक मैंने जो है कंप्लीट कर लिया है, अब मैं जो है ना यूके आना चाहती हूँ, आई एम रेडी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप रेडी हो यूके जाने के लिए? इसमें आपका ओईटी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने एनएमसी के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, आपने मेडिकल देना होता है, आपका पुलिस सर्टिफिकेट होता है, आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, टीबी सर्टिफिकेट होता है। तो लास्ट में वो आपको एक लेटर सेंड करते हैं सेइंग दैट कि आप सीबीटी ओस्की कर सकते हो, ठीक है। जब आपको वो इनविटेशन आता है तभी आप सीबीटी कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं और आपने पास करना होता है और ये बहुत इजी होता है ऑनेस्टली बहुत इजी होता है। तो सीबीटी जब आपका हो जाता है इट मीन्स योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट,
यही टाइम है जब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, यही टाइम है जब आपने HR डिपार्टमेंट्स को अपनी CV सेंड करनी है, ठीक है। और जब आप कर देते हो तो 100% यू विल गेट अ जॉब, बट यू नीड टू डू इट लाइक आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई क्यों करना है? क्योंकि कुछ नर्सेज यहाँ पे भी होती हैं तो उनके लिए इजी ये होता है कि यहाँ से लोग ले लें, पर आजकल जो है स्टाफ शॉर्टेज की वजह से इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मकसद मतलब सिर्फ ये है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो एजेंसी के थ्रू नहीं कर रहे, डायरेक्टली कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, उनको एजेंसीज को भी बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। 1000 के हिसाब से उनको पाउंड्स जो एजेंसी को देने पड़ते हैं, अगर एजेंसी उनको हायर करके देती है तो। अगर वो खुद करेंगे तो उनको वो फीस नहीं देनी पड़ेगी, इसका ये उनको प्लस पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है इसी वजह से उन्होंने बैन किया हो, लेकिन जो है इनका कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ इंग्लैंड की वजह से, कोड ऑफ प्रैक्टिस इंग्लैंड की वजह से और WHO की वजह से उन्होंने इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट बंद की हुई है और कंट्रीज को रेड लिस्ट में डाला हुआ है। सो देयर इज नथिंग टू वरी, डू इट ऑनलाइन गाइज। मुझे पूरा भरोसा है आपको जॉब मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन कुछ करेंगे तो मिलेगी ना, अप्लाई करेंगे तो मिलेगी, ठीक है। आपने अप्लाई करना है लाजमी, NHS जॉब्स पे अप्लाई करें, विद इन 2 or 3 days और नो विद इन 2 or 3 weeks यू आर गोइंग टू गेट एन आंसर। सो उस पर यह भी लिखा होता है कि क्लोजिंग डेट कौन सी है उस एप्लीकेशन की जिसमें आपने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है उसकी क्लोजिंग डेट कौन सी है। तो क्लोजिंग डेट के 1-2 हफ्ते बाद ही आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है। अब ये ना कहना कि आपने कहा था 2-3 हफ्ते में रिप्लाई आ जाएगा और अभी तक हमें रिप्लाई नहीं आया। तो अगर आप सिलेक्ट होगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, और जो है उसमें क्लोजिंग डेट पे आपने ध्यान रखना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो आप अप्लाई कर देते हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, डोंट वरी, ठीक है। फिर भी अप्लाई करते रहें, किसी और जॉब पे अप्लाई कर लें, किसी और काउंटी में अप्लाई कर लें, किसी और सिटी में अप्लाई कर लें। कोई भी जो है सिटी है, कोई भी एरिया जो है बुरा नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि हमें थोड़ी प्रिकॉशन करनी पड़ती है, थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है बाहर आने जाने में, ठीक है। अब मैं कहूँ आपको कि मैनचेस्टर बहुत अच्छा है या पोर्ट्समूथ बहुत अच्छा है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल वेर एवर यू गो। ये आप मेरी एडवाइस लिख लें। कोई आपको कह रहा है कि ये एरिया अच्छा नहीं है या कुछ भी है, ऑफ कोर्स देर आर एरियाज लाइक देर आर लोड्स ऑफ जो है ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या अल्कोहलिक्स होते हैं, तो आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा प्राइसेस। ऑनेस्टली मैं पोर्ट्समूथ में, मैंने जब पाकिस्तान में थी और दुबई में थी, मैंने देखा था, कंपेयर किया था, तो लंदन और पोर्ट्समूथ में कोई भी फ़र्क नहीं था। बट दैट टाइम आई वॉज नॉट गेटिंग एनी जॉब इन लंदन। तो मेरा जो एम था, मैं लंदन जाना चाहती थी या बर्मिंघम, बट दैट टाइम कोविड की वजह से कोई भी जॉब इंटरव्यूज हो ही नहीं रहे थे। ऊपर से दिसंबर था, तो वो कह रहे थे कि दिसंबर जो है क्रिसमस की वजह से, हॉलीडेज की वजह से कोई इंटरव्यूज नहीं हो रहे, तो इस वजह से फिर मुझे पोर्ट्समूथ का ऑफर आया, तो एंड आई सेड ऑल राइट दैट्स फाइन। तो देर इज़ नो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। पोर्ट्समूथ भी बहुत अच्छा है, बहुत क्वाइट है, जो है एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और जो है जो क्या उसका नाम है, समर में गर्मी भी होती है और विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आपको चारों मौसम मिल जाते हैं जैसे कि आपको बैक होम मिलते हैं। तो आई थिंक आई लाइक पोर्ट्समूथ। बहुत सारे लोग जो हैं लंदन से, बर्मिंघम से इधर आते हैं इधर रहने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम एरिया है, रिलैक्स है, मौसम जो है बहुत ज़्यादा सर्द नहीं होता, जैसे कि वहाँ पे देखो अभी तक स्नो हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है लंदन में, और यहाँ पे जो है 3-4 दिन स्नो हुई थी, अभी तो नहीं है, अभी बिल्कुल ठीक है, अभी देखो धूप निकली हुई है और जो है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। इट्स रेनी सीजन करंटली, बट जो है ना इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जैसा कि लंदन में होता है। तो आई सजेस्ट के इतने ज़्यादा आपको स्नोई एरिया में भी नहीं जाना चाहिए, जस्ट नॉर्मल से एरिया में रहो जहाँ पे आपको जो है आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और जो है आपका जो क्या उसका नाम है, एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा ना हों, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो अगर आपको इंग्लिश में समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उर्दू में भी वीडियो बना देती हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए, उन व्यूवर्स के लिए जिनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है फ़िलहाल। और थोड़े दिनों में जब आप OET कर लोगे, आइल्स कर लोगे, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी हिंदी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आप मुझे ज़रूर
ज़रूर बताइएगा कि कौन सी वीडियो आपको हिंदी में चाहिए और कौन सी वीडियो इंग्लिश में चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी वीडियो बनाने में भी और इंग्लिश वीडियो बनाने में भी गाइस, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझना ईजी लगता है तो मुझे बताएं ज़रूर। और जो है गुड लक, अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। आपका सीबीटी हो चुका है तो आपका अब एम यही होना चाहिए कि आप दिन रात जो है ना अप्लाई करते रहो, ठीक है। और गुड लक, विश यू वेरी वेरी बेस्ट लक। एंड जो है मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि आपकी बहुत जल्दी जॉब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रही आजकल, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ बेबी उठ जाता है। बेबी को वैक्सीन लगी हैं 2-3 दिन पहले, नहीं कल लगी है कल वैक्सीन लगी है, तो वो थोड़ा सा अंडर द वेदर है इसलिए जो है ना मैं थोड़ी वीडियोस नहीं बना रही। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो या कोई आप आइडिया लेना चाहते हो किसी बात के बारे में, किसी एरिया के बारे में, जो ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।